तब चलो ठीक है, अब बात नहीं। चलो उमंग सुनो बाबू, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने नया चैप्टर को। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मेरी बात सुनना पहले आप लोग, इस चैप्टर का मतलब क्या है और ये चैप्टर क्या है हमारे पास, ये चीज पहले समझ लो आप लोग। देखो चैप्टर में जैसे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे तो इस चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इसी को मैं अपने भाषा में इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके बुलाता हूं, ठीक है। मैं पिछले वाला जो चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला, उसको मैं मेंडल जेनेटिक्स बोलता हूं, और इसको मैं बोलता हूं, नहीं मिलेगा वो आपको, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस को ही मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता हूं। छोड़ो, भूल जाएगी फिर। चलो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं बच्चा। सुनो मेरी बात, देखो पहले तो मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बता दिया था कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तगड़ा अच्छा इन द सेंस कि चाहे वो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड भी हो, तो बायोलॉजी का ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो अब आप लोग यही समझ लो कि बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है वेटेज भी अच्छा होगा और स्कोरिंग भी होगा। तो अच्छे से कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो बच्चा इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझो आप लोग, ठीक है। देखो आपको याद हो आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, याद है बायोमोलिक्यूल्स? हाँ पढ़ा, मतलब चैप्टर था, पढ़ा नहीं पढ़ा होगा तो खैर मैं नहीं पूछ रहा हूं। चैप्टर 11th में था आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, या फिर वो मॉलिक्यूल जिसके वजह से लिविंग लाइफ पॉसिबल रहती है, ठीक है। तो उसी हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर सिंपल सी मैं बात पूछूं आपसे, आप सबको पता होगा कि हमारा बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चा, सेल होता है। क्या होता है बाबू, सेल। सेल से छोटा अगर मैं पूछूं कुछ होता है तो हाँ क्या होता है, मॉलिक्यूल। क्या होता है, मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल से छोटा पूछूं तो क्या होता है, एटम। क्या होता है बच्चा, एटम। मतलब एटम के बाद मॉलिक्यूल के बाद सेल। एरो मैंने इसलिए लगाया कि मैं थोड़ा पीछे जाके बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। हमारा फोकस किसके ऊपर इस बार, मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th में आपको सेल पढ़ा दिया जाता है, तो ये तो चीजें आप पहले से ही जानते हो। और हम एटम तो पढ़ते नहीं है, पहली बात। एटम तो खैर बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेसिक्स पे आ जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, उसके बाद फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह। उबासी ले रही हो, नहीं चेक कर रही हो कि कितना लेंथ होता है, कितना ब्रेथ होता है। ऐसे दांत मेरे सही से बाहर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बोलो ना उबासी ले रहे, तो उबासी ले रहे हैं, कवर कर रही हो है। चलो पांडे जी यार आप भी कमाल करते हो। चलो सुनो, तो अब क्या बात है बच्चा यहाँ पे कि मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो सेल से भी छोटा होता है मॉलिक्यूल। सेल से भी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लाइफ या एग्जैक्टली कोई भी लिविंग प्रॉपर्टी नहीं होती है जो एग्जैक्टली लिविंग है। जैसे मॉलिक्यूल, अब यहां पे जो मैंने लिविंग लिखा है, एक सेकंड होल्ड करना, सुनो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि लाइफ और लिविंग वाली बात पे बता रहा था मैं। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, मॉलिक्यूल एग्जैक्टली लाइफ प्रॉपर्टी शो नहीं करता। और यहां लाइफ और लिविंग मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि लिविंग ही क्या है फिर लाइफ के लिए बेसिक चीज है, ठीक है। सेल ही बेसिक क्यों है, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल वो हिस्सा है हमारे लिविंग बॉडी का जो सबसे पहले लाइफ को दिखाता है। लेट्स एक एग्जांपल की बात करता हूं, अमीबा। अमीबा क्या है, एक सेल से बना हुआ है और उसके अंदर लाइफ भी पॉसिबल है। क्या कोई आप मॉलिक्यूल बता सकते हो जिसके अंदर लाइफ हो, कोई भी मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल में लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ वो मॉलिक्यूल जब सेल बन जाएगा तो फिर उसके अंदर लाइफ आ जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल लाइफ प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो लिविंग प्रॉपर्टी एग्जैक्टली शो नहीं करता। और अगर मॉलिक्यूल करता लिविंग लाइफ प्रॉपर्टी तो फिर मॉलिक्यूल हमारा सिंपल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं हो जाता, फिर सेल क्यों होता? क्योंकि फिर वो उसके बेसिक, भाई लॉजिकल चीज है भाई। और अगर एटम करता फिर एटम को हम बोलते, कहीं ना कहीं ये दोनों नहीं करते ना, इसलिए सेल लिविंग का बेसिक है। लेकिन
अगर कोई मतलब एग्जैक्टली आप किसी कंपाउंड की बात करोगे, जैसे हमारे किसी सेल की ही बात करो, तो अगर लाइफ को हटा के पूछो कि बेसिक उसकी बेसिक पॉइंट क्या है, तो उससे बेसिक कौन हो जाएगा? मॉलिक्यूल। अगर लाइफ वाले पार्ट को वहां से हटा दो तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। फिर और गहराई में जाओगे तो एटम, फिर उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो हमारा केमिस्ट्री का चर्चा होता है, यहां पे हमारा चर्चा का विषय नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल है। अब ये सोचो आप लोग कि जो चैप्टर है ना, वो इसी चीज पे आधारित है, मॉलिक्यूल लेवल पे। मतलब हम लोग यहां पे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना। सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल की जानकारी आपको 11th में करा दी गई है, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो आपने हमने बहुत चीजें सारी पढ़ रखी हैं। यहां पे हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को फोकस करेंगे जिनका मेजर रोल किसके अंदर है? इनहेरिटेंस। जिनका मेजर रोल कहां है बच्चा? इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में क्या होना? पास होना, ट्रांसफर होना। दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या वो चीजें होती हैं। देखो, हमारे पास होता है बच्चा, जो सबसे फंडामेंटल होने वाला है वो है बच्चा न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो कि सबसे फंडामेंटल है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी हम, तुम लोग पहले से ही जानते हो, अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम मेजरली दो बात करते हैं। एक बात होती है जिसको हम कहते हैं आरएनए, और दूसरी बात होती है वो बच्चा जिसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। अब चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम उसके बेसिक चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन हाँ उतनी चीजें बताएंगे जितनी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब बहुत चीजों पे हम नहीं जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, आरएनए और डीएनए ये दोनों के दोनों क्या है बच्चा? हमारे जेनेटिक मटेरियल है, जिनका मेन काम होता है कि हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कर देना बच्चा? पास कर देना। अब जीन क्या होता है? तो जीन ही वो पार्ट है जिससे मिलकर हमारा पूरा क्या तैयार हुआ है? डीएनए तैयार हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसका साइज जो होता है, उसका लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे थ्रेड है। अगर आपने डीएनए बचपन से देखा होगा तो ऐसा कुछ देखा है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे करके? अरे बताओ ना यार, आपने ऐसा देखा ही होगा, ऐसा देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म के अंदर। फोटो वगैरह में, रियल में कहाँ देख लोगे? फोटो में ही देखा होगा। हाँ हाँ, वही। तो ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। अब ये जो डीएनए है ये इतना बड़ा है कि तुम्हें हम क्या बताएं, हम इसका मतलब अनुमान कल्पना भी बहुत दूर है, बहुत बड़ा है हमारा डीएनए बच्चा। अब एक मैंने फैक्ट में पढ़ा था कि शायद यहां से मून इतना डिस्टेंस, तुम मून ही था या प्लूटो था, शायद उतना डिस्टेंस तुम कवर कर सकते हो। वही तो बताऊंगा, मतलब एक फैक्ट में पढ़ा था मैं। हाँ, एक इंसान की ही बात कर। ठीक है, तो ऐसा है, सुनो, तो ये कहीं मैंने फैक्ट पढ़ा था। अब इस फैक्ट का मैं हकीकत नहीं जानता हूं, शायद फैक्ट ही था, पता नहीं रियलिटी भी हो सकता है, बट इतना तुम लोग समझ लो कि बहुत बड़ा होता है। तुम्हारा अनुमान कल्पना भी वहां तक, इमेजिनेशन भी नहीं जा सकता, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। इन्फिनिटी नहीं कहोगे, लेकिन हाँ बहुत बड़ा होता है। अब हमारे लिए सवाल ये उठता है कि सर इतना बड़ा डीएनए आखिर हमारे बॉडी के अंदर फिट कैसे है? हाँ, जाहिर सी बात है, ठुसाई हुआ होगा तभी फिट किया गया होगा, लेकिन ठुसाई से पहले उसका एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को ठूसना या डीएनए को पैक करना। इसका सबसे साधारण उदाहरण जो है मैं आपको दे रहा हूं, ऊन वूल कहते हैं अंग्रेजी में। ऊन नहीं जानते हो? अरे जैसे स्वेटर बुनते हो, वूल तो वूल। अब आप लोग देखते हो कि जब घर से आपकी मम्मी वगैरह जो है मार्केट से अब ऊन खरीद के लाती हैं, तो वून जो होता है वो पूरे ऐसे, मतलब इस तरह का शेप में होता है। उस टाइम पे अगर देखोगे तो इस तरह से होता है, ठीक है, और बीच में हल्का पतला होता है, डंबल टाइप का, ऐसे करके वो लेके आती हैं, ऐसे कुछ बंधा होता है उसके अंदर। ये ऊन का स्ट्रक्चर पहले ऐसे होता है, फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, इसको ऐसे खोल के यूं कर देती हैं, फिर गोल गोल सा, और फिर इसको गोलाई में लेके आती हैं। तो फाइनली ये फिर इस तरीके से एक स्फीयर शेप में, बॉल शेप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये तो प्रोसेस जानते हो ना? तो हर कोई देखा अपने मम्मी को ऐसे करते हुए, स्वेटर वेटर जब बुनती है मम्मी लोग तो वैसे ही करती हैं बच्चा। तो अब हमारे पास क्या है,
मैं ये कहता हूं कि ये जो ऊन का गोला बन के तैयार हुआ है, अगर इस ऊन के गोला के थ्रेड को निकालो, एक सिरा को तुम अपने हाथ में ले लो और एक सिरा को अपने दोस्त के हाथ में दे दो और देखो कितनी लंबाई है, तो तुम जाहिर सी बात है उस गोले का जो एरिया है उससे तो कई जरा बड़ा होगा वो। बोलो, गोला क्या है कि हाँ एक हाथ में गोला रख लिया, बात खत्म। लेकिन अगर एक सिरा को किसी अपने हाथ में पकड़ो, एक सिरा किसी और के हाथ में पकड़वा दो, तो ये तो फिर बहुत दूर चला जाएगा ना। तुम्हारे घर से हो सकता है कि किसी और मोहल्ले में घुस जाओ तुम उस धागा को लेके, इतना बड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तुमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ बेसिकली तुमने किया क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कॉम्पैक्टली किसी चीज को अरेंज कर देना, कंडेंस कर देना, उसको दबा पचका देना, ऐसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आप अपने पूरे बुक्स और कॉपीज को क्या करते हो, कंडेंस कर देते हो। कोई बच्चा, हमको लगता नहीं है कि अपने टाइम पर आराम आराम से कॉपी रखता हो, आराम से बुक रख के चेन लगाता होगा। जैसे छुट्टी होगा ठूस ठूस के एकदम ऐसे, हाँ हाँ ठीक है। अब घर पे निकालोगे तो देखिएगा इसका जो कूट है आउटर पेज वैसे मुड़ा हुआ रहेगा, हाँ वो उसका नोकीला वाला साइड वो मुड़ चुका होगा, है कि नहीं। मुझे लगता है जहां तक तुम जरूर की होगी। हाँ यही आदत होती है इंसान की। तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, कंडेंसेशन। तो हम भी यहाँ पे डीएनए को क्या करते हैं बच्चा, कंडेंस करते हैं, ताकि इतना बड़ा डीएनए हमारे बॉडी में आसानी से क्या हो सके, फिट हो सके। सीधी सी बात है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद जब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों का स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड को अच्छी तरीके से समझ लें। ये हमारा पहला प्रायोरिटी है, पहला हमारा काम है। ठीक है, अब अगर बच्चे न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। एंड द अदर इज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलोगे बच्चा, न्यूक्लियोसाइड। वन इज टाइड एंड अदर इज साइड। कई बार तो एग्जाम में साइड और टाइड को लेके ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे इस चैप्टर का, चाहे कोई भी एग्जाम से कर लो, तो आपको ना एक क्वेश्चन इत्तेफाक से साइड और टाइड का डिफरेंस तो पूछ ही देता है, क्या अंतर क्या इन लोगों में बेसिकली। तो देखो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर है, बस अंतर है कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है एक में होगा और एक में दूसरे वाले में नहीं होता है। और वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो मैं अगर बात करूं न्यूक्लियोटाइड की, तो हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन क्या है कि दोनों के अंदर शुगर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चा, शुगर पाया जाएगा। यहां भी क्या पाया जाएगा, शुगर पाया जाएगा। शुगर के बाद क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा। एंड देन वी हैव व्हाट, यहां तो अब कुछ नहीं पाया जाएगा, यहां पे कहानी हो गया खत्म। तो यहां सिर्फ शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ही पाया जाएगा। किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड के अंदर। और यहां शुगर नाइट्रोजिनस बेस के अलावा फॉस्फेट आयन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट। इस फॉस्फेट को हम लोग बच्चा यहां पे बिल्कुल फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड भी आप इसको बुला सकते हो, आपको कोई नहीं मना करेगा, आप बुला सकते हो। ठीक है, अब एक बात तुम खुद बताओ बाबू मुझे कि फॉस्फोरिक एसिड वर्ड आया, इसमें एसिडिक वर्ड आ रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड का नेचर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो यही बना लोगे, यानी इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है। तो न्यूक्लियोसाइड का नेचर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बेसिक होगा। क्या होगा जी, बेसिक होगा, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। पहले ये छोटी मोटी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई बच्चा। अब यहां पे एक चीज और देखना है कि अब हमने अगर शुगर की बात छेड़ी है तो ये भी जान लेते हैं कि शुगर कौन सा होने वाला है हमारे पास। ठीक है, कौन से शुगर की हम बात करने वाले हैं, तो यहां जो हम बात करेंगे बच्चा वो हम करेंगे राइबोज शुगर के बारे में। कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर के बारे में। अब अगर राइबोज शुगर की बात किया तो राइबोज वर्ड का मतलब होता है 4। मतलब इस शुगर में कार्बन का नंबर कितना है, 4, और एक क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। चेन रिंग के अंदर, ये रिंग कंपाउंड है शुगर का, हाँ एक ऑक्सीजन है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं इस चीज का, तो ऐसे देखो कैसे होता है, ये ऐसे कर लो, ये 4 और बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका प्यारा ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ 4। अब ये देखो 1 2 3 और ये कार्बन के नंबर कितने हैं बच्चे, 4। अब इसी कार्बन से एक साइड पर
ये शुगर से, सॉरी, इस शुगर से, शुगर जो है, इस शुगर से एक साइड पर आपका जुड़ा होगा नाइट्रोजिनस बेस। क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजिनस बेस। एक साइड पर, जो कि ये कार्बन 1 हो गया, अब चूंकि ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, इसी से कार्बन नंबर 5 भी जुड़ा होता है, और इस 5 वाले से जुड़ा होता है बच्चा फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। 5वें नंबर कार्बन से, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 नंबर पे नाइट्रोजिनस बेस हो गया, 5 नंबर पे हो गया फॉस्फेट। अब बीच में ये शुगर कौन सा है? राइबोज। तो क्या ये पूरा डायग्राम जो बनाया मैंने, सॉरी डायग्राम कह रहा हूं, स्ट्रक्चर जो बनाया है, क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज का है? न्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको बेस भी मिला, आपको शुगर भी मिला, और आपको फॉस्फेट ग्रुप भी मिला। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। बोलो क्या कह रही थी? नाइट्रोजिनस बेस नहीं, वो तो सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन भी तो होता है, ये बेसिक ऑर्गेनिक गोल है क्या? हाइड्रोजन भी तो एक एक्स्ट्रा होता है ना हर किसी के पास। अरे ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। कंप्लीटली समझ आ गया? तो पहले इतने वाले पार्ट को कॉपी करो, फिर आगे हम लोग शुगर के डिफरेंस को देखते हैं कि आरएनए और डीएनए में क्या फर्क होता है। चलो, यहां तक की बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है जी बच्चा? अब चलिए हम लोग एक एक करके शुगर पे और नाइट्रोजिनस बेस वगैरह पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? देखिए बच्चे, पहले तो हम शुगर को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहली बात कि इस शुगर ही वो कंपाउंड है जो डीएनए को आरएनए से डिफरेंशिएट करता है मेनली। वैसे नाइट्रोजनस बेस भी हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन मेन स्केलेटन के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो बिकॉज ऑफ शुगर की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो शुगर जो है हमारे पास, मैंने आपकी बताया कि राइबोज होता है, ठीक है? लेकिन राइबोज की पेरेंट की बात करें, उसका कौन पेरेंट है? तो वैसे वो पेंटोज शुगर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेंटोज शुगर को। क्यों बताओ क्यों बोलते हैं पेंटोज? क्योंकि पिछली बार जो मैंने रिंग बनाया था, वो रिंग कितने एटम का था? कितने एटम का था? 5 का था। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो वो एटम मैंने पूछा, मैंने ये नहीं पूछा ना कितने कार्बन का था। ठीक है, तो पेंटोज। अब ये भी अब 2 तरह के होंगे बच्चा, अगर मैं स्ट्रक्चर समझाऊं आपको तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूं। देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? अब देखो मेरी बात को समझ लो आप लोग। देखो, हाँ सुनो, हाँ, तो यहां पे हमारे पास तो लग गया नाइट्रोजिनस बेस। वो तो काम पहले ही तुमने फाइनल कर देना है। ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस। यहां अंदर होगा OH और बाहर होगा H। यहां बाहर होगा OH और अंदर होगा H। यहां क्या होगा कि अंदर होगा, सॉरी, अंदर होगा यहां पे 1 2, हाँ 1 2, यहां होगा H और यहां भी होगा H। यहां होगा बाहर OH और अंदर होगा H। अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो, इन 2 स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना तुम लोग। यहां भी अगेन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा। अभी समझा रहा हूं, कहानी पे आ रहा हूं। अब सुनो, वैसे ये शुगर है कौन सा? पेंटोज शुगर की 2 पार्ट है, राइबोज, राइबोज ही इनका नाम पड़ेगा। ये चेन के बेस पर हमने पेंटोज बोल दिया इसको। सुनो मेरी बात को, डीएनए वाले में फर्क बताता हूं। ये जो बनाया बच्चा स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? और इसे हम बुलाएंगे फिर आरएनए। क्या बुलाएंगे? आरएनए। अगर मैं फुल फॉर्म के ऊपर आता हूं तो शायद आपको कहानी अच्छे से क्लियर भी हो जाए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वरना फिर अलग अलग लगेंगे ये लोग। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? यहां इसका नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से आप लोग। आइए देखो बच्चा, अब कहानी क्या है, नाम देखो। इसके नाम में क्या लगा हुआ है? डीई। और डीई वर्ड का मतलब क्या होता है?
हाँ, रिमूवल क्या होता है? रिमूवल, वहां से कुछ चीज हट गया है, और वो चीज कौन सा चीज हटा है? ऑक्सीजन। बचा क्या है? राइबोस, जो कि शुगर है आपका, और बाकी ये पूरा क्या बचा है? न्यूक्लिक एसिड, मतलब फॉस्फेट वगैरह, और आपके नाइट्रोजनस बेस। क्यों, कहां से हटे? तो आप देखो सेकंड नंबर पोजीशन में देखना, इसके सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH। लेकिन इसके सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? सिर्फ H। ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, ये भी कार्बन 1 है और ये कार्बन क्या है बच्चा? 2 है। तो सेकंड नंबर कार्बन पे सिर्फ H है, यहां सेकंड नंबर कार्बन में सिर्फ OH है। तो इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? O का आ रहा है। इसलिए RNA और DNA में नाम का फर्क आ जाता है। तो कोई पूछे RNA और मेनली DNA में किस चीज का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे OH, मतलब ऑक्सीजन OH ग्रुप में चेंजेस आता है, सेकंड पोजीशन के OH ग्रुप में चेंज आता है, और वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। इसलिए RNA जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड ही कहलाता है, और ये क्या बन जाता है आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहले ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, वही तो कहा था, तुमने नहीं करके आया तो फिर मैं करा रहा हूं। ठीक है, कर लिए थे, फिर भी तुम्हारा जो दिख रहा है हमको, वो लग रहा है आपको कराना ही चाहिए थे पर, और ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात में, आगे कहानी में क्या है ट्विस्ट। अब देखो आगे कहानी क्या है बच्चा। तो ये तो हमारा समझ आ गया कि सर हाँ, ये बेसिक हमारे स्केलेटन कैसा सा है। अब इस नाइट्रोजिनस अगर बेस की मैं बात करूं, नाइट्रोजिनस बेस, तो ये फर्दर 2 भागों में होता है बच्चा डिवाइड। पहला भाग इसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हो जी? प्यूरिन। और दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हो? पायरीमिडीन। फर्स्ट वन इज योर प्यूरिन और दूसरा वाला पायरीमिडीन। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं है डाइसाइक्लिक होता है ये मोनोसाइक्लिक होता है, मतलब इसमें 2 साइकिल चेन बने होते हैं, रिंग, और इसमें एक ही रिंग होता है, तो वो जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तो कोई पूछेगा नहीं वैसे भी तुमसे। तो प्यूरिन की अगर मैं बात करूं तो तुमको याद रखना है कि प्यूरिन फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्वानिन, ठीक है, और एक होता है बच्चा एडेनिन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? एडेनिन। ग्वानिन एंड एडेनिन बोलते हैं। पायरिडीन की अगर मैं बात करूं तो वो फर्दर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। एक टाइप का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है थायामीन, और अगले वाले का नाम है यूरेसिल। क्या नाम है? यूरेसिल। थायमीन, ग्वासाइटोसिन और यूरेसिल। अब कौन डीएनए में और कौन आरएनए में, जरा वो भी समझ लेते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसानी समझा रहा हूं, कोई स्पीड नहीं लेके आ रहा मैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वी विल टेक दिस चैप्टर एज अ नॉर्मल मॉडरेट मोड। ठीक है, इसे हम बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे, जहां स्पीड करना तो हमने स्पीड कर लिया, अब थोड़ा इसको आराम से करते हैं। स्कोरिंग है क्योंकि कुछ बच्चे यहीं पढ़ के पास भी होना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं विशु? जो है सो मानना पड़ेगा। चलो, कितना खुश हो रही है इसके में। चलो, ग्वानिन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा? दोनों में, डीएनए में भी पाया जाएगा और कहां? आरएनए में। अगेन एडेनिन भी डीएनए अगेन एज वेल एज आरएनए, दोनों में ही पाए जाएंगे। साइटोडिन भी डीएनए एंड आरएनए में पाया जाएगा, और थायमीन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन बनता है बच्चा, यहां से गौर फरमाइएगा। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीख लो सब। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये थायमीन, और ये यहाँ पे थायमीन और यहाँ पे यूरेसिल, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे अच्छे से आप लोग ध्यान बनाइएगा लोग, ठीक है। इन पे तो कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे तो मतलब आएगा, वो आगे पैराग्राफ रूल बताएंगे तो वहां पाएगा पैराग्राफ के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल इस पे उतना क्वेश्चन तो आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां मेनली फोकस करना वहीं पे हम लोग फोकस करेंगे लोग, इन चारों के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होने वाला है, ठीक है। कौन डीएनए और कौन आरएनए का पार्ट है। अगर बच्चा मैं इसके बेस पेयरिंग की बात करूं, अच्छा इसको याद कैसे कर सकते हो, मैंने साथ बताया भी अपने लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी सुन लो सब, कहीं भूल जाओ कौन किसका हिस्सा में याद नहीं आ रहा हूं तो उसका भी तरीका बता देता हूं। बताओ क्या बताया था? स्पेलिंग क्या होता है पूजा का? PUJA। हाँ, वेरी गुड। तो हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं इस स्पेलिंग में। सॉरी पूजा, तुम्हारा स्पेलिंग बदला जा रहा है आज,
वैसे पुगा हो गया, लेकिन इंग्लिश में सब जायज है। क्यों जायज है? हाँ, खुद की जायज क्यों है? क्योंकि इंग्लिश वालों को एक चीज नहीं समझ में आया आज तक हमको, इसको क्या बोलते हो? बट। तो इसको क्या बोलना चाहिए तुम लोगों को? लेकिन तुम क्या बोलते हो? पुट। तो अगर ये पुट है तो ये क्या होना चाहिए? बुट। तो हमको नहीं समझ में आया। वैसे कुछ लॉजिक इसका होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 95% लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता है। वाई दिस इज पुट एंड वाई दिस इज नॉट, वाई बट इज नॉट बुट, या वो अगर वो पट है तो फिर ये पट क्यों नहीं है, तो नहीं पता लॉजिक। तो इंग्लिश में ऐसी बहुत चीजें जिसका लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। लेकिन हमारे देश में इंग्लिश जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से भी बड़ा है। और जिस देश में बोला जाता है उस देश का वो कुछ भी नहीं होता। हमारे लिए वो सबसे बड़ा है इंग्लिश। आपको कुछ नहीं आता, आप इंग्लिश बोलना आता है, यू आर 100% लिटरेट। आपको कुछ नहीं आता है, आपको इंग्लिश आता तो आप लिटरेट हो। आपको सब कुछ आता है, आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप फाइनली गंवार घोषित किए जाओगे। फालतू नॉलेज है ये सब, वैसा बोल दिया जाएगा कि इंग्लिश आना ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं आपको कारण बता रहा हूं, इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा लोगों ने इसका मानसिकता है, मेंटालिटी है कि जितने बच्चे फिजिक्स की क्लास नहीं पढ़ेंगे, जितने बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, उतने इंग्लिश स्पोकन में भरे भरे मिलेंगे आपको। और उन्हें ऐड भी कैसे लगाना है कि 30 दिनों में इंग्लिश बोलते हुए देखोगे आप। 30 दिन में आइए बोलिए, सीखिए इंग्लिश। हाँ, फ्रैंकली इंग्लिश, फ्रैंकली। हाँ, और सच में, और जब इंटरव्यू करोगे ना, तो वो जो इंग्लिश सिखाने वाले जो टीचर होंगे वो आपको ऐसे इंप्रेस करेंगे, 2 4 5 बड़े बड़े वर्ड्स बोल के, जो आप बोले तो शायद मुंह के बल गिर भी जाओ, इतने भारी भारी वर्ड्स होते हैं, वैसे वर्ड बोल के आपको इंप्रेस किया जाएगा। फिर आपको ओ माय गॉड, अगर ये बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। विश्वास रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्लासेस खत्म होंगी तुम्हारी। जब तुम्हारा सेशन खत्म हो गया, मतलब वो 3 महीने का वादा किया गया था, 3 महीना बाद तुम बाहर निकलते हो। इंग्लिश जुबान पे नहीं, दिमाग में तो आ गई होती है आपको। दिस, दैट, इज, एम, आर, टेंस, वेंस तो दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन कौन से वाले को कहां जोड़ के कहां बकना वही नहीं आता बोलना। तो सबको पता है। देखो, क्लास से बाहर निकल जाओ। अब क्लास को क्लास बोलते हैं इंग्लिश से को जो है आप ऑफ, क्लास से बाहर निकल जाओ। बाहर का मतलब आउट, निकल का मतलब गेट आउट, ऐसे बोलोगे। ये सब वर्ड पता है, लेकिन किसको कैसे जोड़ना है और किसके साथ जोड़ना है, थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा वर्ड होता है वही नहीं समझ आता। ठीक है, तो नहीं, मैं यहाँ पे किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो लैंग्वेज है, उसको इतना तवज्जो मत दो जितना जो है देता है लोग उसको, जितना हाइप है उसको लेके। हिंदी भी हमारा भाषा है, संस्कृत भी हमारा भाषा, कभी तो इसको भी इज्जत दे दिया करो। भारत की संस्कृति बचे भी रह जाएगी, लेकिन नहीं, कोई इज्जत नहीं है। कभी देखा हिंदी स्पोकन क्लासेस, जबकि इंसान शुद्ध हिंदी भी तो नहीं बोलता। अरे तुम ही लोग शुद्ध हिंदी बोलते हो? नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। हाँ, कोई ना शुद्ध हिंदी। अच्छा, जबकि हिंदी का व्याकरण इंग्लिश के ग्रामर्स और इंग्लिश के कंटेंट से काफी ज्यादा वास्ट, एलाबोरेट और टफ है। हाँ, मतलब वही बात है ना, थोड़ा सा वो। अब मेरी भी तो आदत है कि मैं इंग्लिश, मैं किसी को ब्लेम नहीं, ये हमारा ना परिवेश ऐसा हो गया, ढल गए हम लोग, नहीं बदल सकते। अब पूरी पढ़ाई देखो ना किस में कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश में। अगर आप जैसे नए नए माँ बाप बने हो नए नए, तो आप बच्चे पैदा करने से पहले ये सोचते हो कि कौन सा स्कूल चुन लेते हैं, और वो स्कूल भी कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो एडवांस नेचर दिखाने का। जबकि ये कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे को आप बचपन से ही। हाँ, एक बार देखा मैंने, मैं अपने किसी रिश्तेदार के गया हुआ था, तो मैं वो कह रहे हैं, मतलब वो नहीं होते रिश्तेदार, कहते हैं जैसे 2 4 बाहर से रिश्तेदार आए हो तो अपने बच्चों को कहते हैं ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो वो अब तो नाचने वाला जमाना गया, वो अब हम लोग के टाइम पर हुआ करता था। अब के जो बच्चे, उनको नाचने को नहीं कहा था, एक 4 5 लाइन इंग्लिश सुनाओ, और वो बच्चा इंग्लिश में क्या सुनाता है, जॉनी जॉनी यस पापा। पता भी नहीं हु इज जॉनी, हु इज पापा, व्हाट ही इज ईटिंग, व्हाट इज नॉट ईटिंग, कुछ नहीं पता, बस रटा हुआ है। और रिश्तेदार भी बड़े अच्छे होते हैं, वाह अंदर ही अंदर पता है उनको, उनका कट चुका है, बेवकूफ बन चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो तवज्जो हमें अपनी हिंदी भाषा को भी देनी चाहिए। कोई भाषा खराब नहीं होता, लेकिन हिंदी अच्छा है। चलो, हाँ देखो बाबू, यहां तक समझ में आ गया। तो हम इसको यहां बता रहे थे। हाँ, तो पूजा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाँ पुगा बोल रहे हैं। दिल में क्या रखना है आप लोग को कि ये पूजा ही है, ठीक है। हाँ, तो पीयू का मतलब क्या है बच्चा यहाँ पे, प्यूरिन। क्या है जी, प्यूरिन। और फिर जे का मतलब, जी का मतलब क्या हो गया, ग्वानिन
और फिर एडेनिन। तो अगर 5 में से 2 तुमने क्लियर कर दिए तो बाकी 3 बचा वाला क्या हो जाएगा? पायरीमिडीन हो जाने आपके। क्लियर बात समझ में आई? ये सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन समझ में आई कि नहीं? वाला देखो ना, पीयू का मतलब प्यूरिन, इसके स्पेलिंग में भी क्या आ रहा है? पीयू। और यहां भी क्या आ रहा है? पीयू। और इसके पार्ट कौन कौन से? जी फॉर ग्वानिन और ए फॉर एडेनिन। तो देखो, जीयू मतलब ग्वानिन और एडी मतलब एडेनिन। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? टफ था? तो इसको भी कॉपी कर लो, बेसिक बेसिक चीज है, करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए का पैकेजिंग पढ़ेंगे, ठीक है? जिस चीज को पढ़ना है डीएनए का पैकेजिंग, वो कल हम कराएंगे उन लोगों को, ठीक है? जिस चीज हो गया तुमने तो पढ़ना ही है। चलो।